हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह मेहरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं आज बीए पाठ तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उनका जो तिगंत प्रकरण जो बता रहा था, मैं उसी को आज आगे बढ़ाते हुए इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए, जो तिगंत प्रकरण है, उस तिगंत प्रकरण के अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया था कि हमको दो धातुओं का अध्ययन करना है। पहली भू धातु और दूसरी है एद धातु। और भू धातु एद धातु दोनों को ही हमको एक तरह से लट लकार से लेकर के पूरे 10 लकारों के अंतर्गत, अर्थात जो 10 लकार माने गए हैं उन 10 लकारों में उनको हमको तैयार करना होगा। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि माहेश्वरी सूत्र प्रत्याहार और प्रत्याहार के बाद में परस्मयी पदी धातु के प्रत्यय, आत्मनेपदी धातु के प्रत्यय, जो कि भवादि गण की भू धातु है, उस भू धातु का वर्णन हमको करना है और उनकी सिद्धियां हमको करनी होगी। जैसे भवादि गण की भू धातु का वर्णन मैं आज आपको यहाँ पर करने जा रहा हूँ। मेरे इस बोर्ड पर आप इसको देख सकते हैं। देखिए, भू धातु को पहले हमको तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष की जो धातु है वह है भवती, भवता, भवंती। भवती के साथ में हमेशा तिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। भवता के साथ में हमेशा तस् प्रत्यय का प्रयोग होता है। भवंती के साथ में हमेशा झी प्रत्यय का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में भवसी के साथ में शिप प्रत्यय, भवथ के साथ में थस प्रत्यय और भवत के साथ में थ प्रत्यय का प्रयोग होता है। भवामी के साथ में मिप प्रत्यय, भवाव के साथ में बस प्रत्यय और भवामह के साथ में मस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इनकी सिद्धियां करने से पहले, इनकी जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को करने से पहले हमको सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है कि हम इन सूत्रों का जो वर्णन है, अर्थात सूत्रों की जो परिभाषा है, जब तक उन परिभाषाओं को हम नहीं सीख पाएंगे तब तक इनकी हम सिद्धियां नहीं कर पाएंगे। तो इनके अंतर्गत ये ही एक वर्णन किया गया है कि सबसे पहले हम इनकी सिद्धि करने से पहले इनकी सूत्र व्याख्या का यदि हम अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे तो हमारे ये सिद्धियां निश्चित रूप से ही समझ में आ जाएगी। तो इसके जो कुछ सूत्र है उन सूत्रों का मैं आज आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं। इन सूत्रों को आप इसके माध्यम से उतार भी सकते हैं और उनकी अच्छी तरह से व्याख्या तैयार कर सकते हैं। सूत्र तैयार होने के बाद ही आप तिगंत प्रकरण की जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए, पहली सिद्धि जो है वो है भू धातु की, पहली है भवती। भवती जो सिद्धियां है, सबसे पहले हमको उसमें धातु, लकार, वचन और कौन से प्रत्यय का उसमें प्रयोग हुआ है या किस प्रकार की धातु का प्रयोग हुआ है उसको दर्शाना अत्यधिक आवश्यक है। तो देखिए, भू धातु में भवती, भवतु में भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन और परस्मयी पदी धातु की विवक्षा में इस धातु का प्रयोग होता है। उसके पश्चात ये जो धातु है ये किस सूत्र के माध्यम से मानी गई है, तो उस सूत्र का नाम और उसकी परिभाषा लिखना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, भू जो धातु है वो किस सूत्र के माध्यम से मानी गई है, तो सूत्र का नाम है भूवादयो धातवः। तो इसकी अब हमको परिभाषा एक तरह से यहां पर लिखनी होगी। भूवादयो
धात्व। भूवादी और धात्व सूत्र क्या कहता है कि जब तक धातु पाठ में पठित शब्द क्रिया अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। अतः भू धातु क्रियावाचक होने के कारण यह धातु मानी गई है। उसके पश्चात ये भू धातु में किस लकार का प्रयोग हुआ है, तो हम लट लकार की जब धातुएं पढ़ रहे हैं तो लट लकार का ही इसमें प्रयोग होगा। तो उस लट लकार का प्रयोग होने पर किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो उसका वर्णन कर रहा हूं मैं आपको। भू धातु प्लस लट, और सूत्र का नाम है वर्तमाने लट। वर्तमाने लट के माध्यम से इस धातु के अंतर्गत लट लकार का प्रयोग हुआ है, जिसकी परिभाषा है कि वर्तमान काल की विवक्षा में हमेशा धातु के साथ में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो प्रथम वर्ष के अंतर्गत मैंने आपको जो अच्छंदी प्रकरण, संज्ञा प्रकरण और हलंत संधि का जो वर्णन किया था, उसमें मैंने आपको कुछ सूत्रों का वर्णन किया था जो कि अत्यंत आवश्यक सूत्र माने जाते हैं। जैसे हलंत्यम सूत्र है, उपदेश अज अनुनासिके सूत्र है, तस्य लोप सूत्र है। इन सूत्रों के अंतर्गत या इन सूत्रों से हमको किसकी संज्ञा करनी होती है, किसका लोप करना होता है, कौन से सूत्र को हटाना है, उनका भी प्रयोग मैंने आपको बताया था। तो देखिए, अब यहां पर वर्तमाने लट में, वर्तमाने लट जो सूत्र है वो सूत्र कहता है कि वर्तमान काल की विवक्षा में धातु के साथ में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह हमको बनाना है भवती शब्द, तो इसमें लट में ट की हम हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा कर देंगे। उसका तात्पर्य यहां पर माना गया है कि हलंत्यम जो सूत्र की व्याख्या है, उस सूत्र से तात्पर्य यहां पर माना गया है कि उपदेश के अंत में होने वाला व्यंजन वर्ण इत संज्ञक कहलाता है। तो इसका जो अंतिम वर्ण है अर्थात हल वर्ण है वो इत संज्ञक कहलाता है। तो लट लकार से यहां पर तात्पर्य लट का जो अंतिम वर्ण टकार वर्ण दिया गया है, उस टकार की इस हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तथा उसके अलावा फिर जो अगले सूत्र का प्रयोग होता है, सूत्र का नाम है उपदेश अज अनुनासिके सूत्र। वो सूत्र कहता है कि अनुनासिक आकार वर्ण यदि परे है और यह अनुनासिक आकार का प्रयोग हुआ है तो उस आकार की इस उपदेश अज अनुनासिके सूत्र से एक तरह से लोप हो जाता है। और उपदेश अज अनुनासिके सूत्र से लोप होने के पश्चात में अब हमको हलंत्यम और उपदेश अज अनुनासिके सूत्र दोनों ही सूत्रों को हटाना है। तो एक सूत्र का यहां पर और प्रयोग किया गया है, उस सूत्र का नाम है तस्य लोपः। यह तस्य लोप सूत्र से तात्पर्य होता है कि जिसकी भी इत संज्ञा हुई हो या जो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है या जिसका भी लोप हुआ हो या लोप करने वाला जो सूत्र है, उन दोनों सूत्र का लोप इस तस्य लोप सूत्र के माध्यम से किया जाता है। अर्थात जिसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र उसका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर भू प्लस ल का प्रयोग होता है। अब आता है कि भू जो धातु है, भू जो धातु मानी गई है, उस भू धातु का, उस भू धातु में परस्मैपदी धातु का कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो भू प्लस तिप प्रत्यय का यहां पर प्रयोग माना गया है। तो उस तिप प्रत्यय का प्रयोग करने से पहले जो परस्मैपदी धातु का प्रत्यय है या परस्मैपदी धातु के जो प्रत्यय माने गए वो किस सूत्र के माध्यम से हुए हैं, तो उस सूत्र की परिभाषा लिखना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। सूत्र शेषात कर्तरी परस्मै पदम, इसका तात्पर्य यह है कि जिसमें आत्मनेपदी का निमित्त न हो
वहां परस्मयी पदी धातु तिप तस मस तक परस्मयी पदी प्रत्यय होते हैं। तो भू धातु आत्मनेपदी होती नहीं है, तो उसके अंतर्गत तिप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। अब तिप प्रत्यय जो है वो किस सूत्र के माध्यम से होता है? तो सूत्र की परिभाषा है तिप तस झी। इस सूत्र के माध्यम से परस्मयी पदी तिप प्रत्यय यहां पर प्राप्त हुआ है। तिप प्रत्यय लगने पर यहां पर पकार की जो इत संज्ञा है हलंत्यम सूत्र से, और हलंत्यम सूत्र की भी इत संज्ञा तस्य लोपे सूत्र से कर दी जाती है। इसके पश्चात तिप की भी हमको एक तरह से सार्वधातुक संज्ञा यहां पर करनी होगी। कहने का तात्पर्य कि जो तिप प्रत्यय है परस्मयी पदी, उस तिप प्रत्यय का भी हमको धातु संज्ञा करनी होगी। तो उसके लिए यहां पर सूत्र निर्धारित किया गया है, तिंगशित सार्वधातुकम। तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से तात्पर्य है कि धातु के अधिकार में कहे गए प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। अतः यहां उपर्युक्त सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हुई है किसकी? तिप प्रत्यय की। अब आता है भू प्लस ती। तो भू प्लस शप प्लस ती का यहां पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमको शब्द बनाना है भवती। तो यहां पर हमको कर्तरी शप सूत्र के माध्यम से शप का आगम करना होगा। इस सूत्र की परिभाषा है कि कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर शप प्रत्यय का आगम होता है। अर्थात कर्ता के अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर शप का आगम माना जाता है। तत्पश्चात उस शप के पकार के हलंत्यम से और सकार की हमको संज्ञा करनी है लसक तद्दते सूत्र से। तत्पश्चात दोनों सूत्रों की भी इत संज्ञा हमको करनी होती है तस्य लोपः सूत्र से। तो फिर भू प्लस अ प्लस ती यहां पर शेष रह जाता है। उसके पश्चात में सार्वधातु कार्धातु सूत्र से हमको एक तरह से गुण आदेश करना होगा। तो इसकी परिभाषा है कि यदि सार्वधातुक और आर्वधातुक परे होने पर इक के अंत में अंग के स्थान पर गुण आदेश होता है, तो सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। इसलिए यहां पर उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। फिर हमने जो सिद्धि पढ़ी थी अयादि संधि, उसका एक सूत्र है एचो अयावा यावह। उस सूत्र से तात्पर्य है कि यदि संहिता के विषय में अचवर्ण परे होने पर ए ओ आई औ के स्थान पर अय अब आय और आव आदेश होता है, तो ओ के स्थान पर आय आदेश या औ के स्थान पर अब ओ के स्थान पर अब आदेश यहाँ पर एचो अयावा यावे सूत्र से हो जाता है। लेकिन वह आदेश भी हमको किसके आदेश पे करना होगा? यथा संख्यम अनुदेश समानम सूत्र के माध्यम से उसका आदेश करना होगा। तो यथा संख्यम अनुदेश समानम सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश हमको करना होगा। तो फिर यदि हम इसको मिलाकर के लिखते हैं तो भवती रूप सिद्ध हो जाता है और ये भवती की सिद्धि हो जाती है इति सिद्धम। इसी प्रकार से हमको जो भू धातु की सिद्धियां हैं उन सिद्धियों का वर्णन एक तरह से करना होगा। धन्यवाद।